सो एज पर अवर बेटे प्रीवियस डिस्कशंस हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था विद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड ऑल दैट बेटा. नाउ बेटे डियर चिल्ड्रन, कंटिन्यूइंग विद द सेम डिस्कशन बेटा, इस केस में अगर हम बेटे जो टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट करेगा व्हेन वी विल बी प्लेसिंग इट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो टॉर्क है उसकी वजह से रोटेशन एंड ओरिएंटेशन किस तरीके से होगा. सो वी विल हैव टू फोकस अपॉन ऑल दैट बेटा. सो डियर ऑल, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा proceed with the calculation of the torque acting on your electric dipole when it is subjected to uniform electric field. Torque acting on the dipole. आपने डाइपोल के ऊपर टॉर्क वर्कआउट करने के लिए इमेजिन कर लीजिए बेटे आपने किसी रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रादर जो है ये लगा रखा है. लेट अस इमेजिन हियर वी हैव दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वे, और ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ वी इमेजिन इट टू बी कैपिटल ई बेटा. और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा इंटेंसिटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें अगर तो ये ई के बराबर होगी. डायरेक्शन यू कैन टेक इनटू अकाउंट एज सच आल्सो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है बेटा. आपने अब इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया. इमेजिन दैट बेटा दिस इज द electric dipole we have placed in the electric field with minus q charge and plus q charge as such with it. नेगेटिव चार्ज है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इस तरफ होगा, नेगेटिव इस तरफ होगा. सो वी विल बी सेइंग दैट ये नेगेटिव चार्ज एक फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस करेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है it will be experiencing the force in this direction along this direction rather. तो ये जो force F होगा it will be equal to बेटे your Q into E in terms of magnitude. सुशांत बेटे न्यूमेरिकल आप कौन सा कह रहे हो? I am not able to, I think आपने किसी और तरीके से व्हाट्सएप पे भेजा होगा. एक मिनट बेटे, एक मिनट. ओके बेटा. सो इस पे बेटे आपका जो फोर्स है इट इज अगेन Q इंटू ई. मैग्नीट्यूड वाइज हम बात कर रहे थे फोर्स की, और अदरवाइज आपका चार्ज माइनस क्यू है तो फोर्स आपका माइनस क्यू ई हो जाएगा. यहाँ पे Q इंटू ई के बराबर आपका फोर्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्ट करेगा. लेट इट बी द सेंटर ऑफ द डाइपोल. और डाइपोल का लेंथ बेटे आपका जो है इट इज ऑलरेडी वेल नोन दैट ये आप 2L कंसिडर किया करते हो जस्ट बिकॉज वी कैन अवॉइड फ्रैक्शंस बाय टेकिंग इट इवन मल्टीपल ऑफ सम डिस्टेंस. और आप ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है फर्दर मोर सपोज कर लीजिए इसने आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बेटे थीटा एंगल जो है ये बना रखा है बेटा. थीटा एंगल पे ओरिएंटेड है. अगर ये थीटा एंगल पे ओरिएंटेड होगा we can mark this point as A point, this point as B, this point as C. This is your right angle बेटा. तो आप इस केस में अगर टॉर्क की बात करोगे, टॉर्क इज इक्वल टू बेटा फोर्स एक्टिंग ऑन द आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा. इस चीज को हम इस तरीके से कैलकुलेट किया करते हैं. आपका जो टॉर्क टाउ है आप इन दोनों में से कोई भी फोर्स ले लो, इट इज Q इंटू ई इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स और इस फोर्स में बी सी के बराबर है. एक बात और बेटे ध्यान से समझिएगा, ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, ये वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, बट बिकॉज दोनों फोर्सेस बराबर हैं आपका जो नेट फोर्स है कोई भी एक्ट नहीं करेगा, दोनों कैंसल आउट कर जाएंगे.
अगर आप अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो आपका डाइपोल जो है दैट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी पर्टिकुलर फोर्स ऑन इट बेटे। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि इस डाइपोल के ऊपर टॉर्क की बात करने जा रहे हैं कि टॉर्क कितना एक्ट करेगा। उसके लिए हमें बी सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इट विल बी बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा। सो बी सी विल बी इक्वल टू ए बी, ए बी इज योर ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ एल इंटू साइन ऑफ थीटा। आप एस एच मैनेज कर लोगे। ये बी सी की वैल्यू आपने पुट कर दी यहां पे। सो टॉर्क जो है इट इज क्यू इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई 2l साइन थीटा इट विल बी। और आप इनको टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करोगे अगर, तो वी विल बी हैविंग दैट द टॉर्क टाउ दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, ये एस एच आपने कंबाइन किया, ई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का है एंड साइन ऑफ एंगल थीटा आपका एस एच है। Q इंटू 2l आपके पास बेटा P के बराबर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे देता है। टॉर्क विल बी इक्वल टू P E साइन ऑफ एंगल थीटा। और आप इसको अगर वेक्टर फॉर्म में वर्कआउट करना चाहें इट विल बी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। सो इन दिस मैनर आप बेटे अपना रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। इतना इसमें बेटे डेरिवेशन पार्ट में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट बात इस टॉर्क की डायरेक्शन को वर्कआउट करने के लिए है। अब टॉर्क बेटे आपकी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किस तरफ रोटेट कर देगा, किस डायरेक्शन में टॉर्क इसको ले जाएगा, दैट नीड्स डिस्कशन बेटा। पी वेक्टर और ई वेक्टर ये दोनों आपके बेटे जब इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऑलवेज से दैट आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हुआ करता है। आपने 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं और वो दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो जो रिजल्टेंट है दैट विल बी गिवन बाय द राइट हैंडेड स्क्रू रूल, और वो वेक्टर रिजल्टेंट दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रहेगा। तो आपका इंडिविजुअल वेक्टर एक तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस लाइन, और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका पी वेक्टर जो है इट इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। सो बेटे आप जब अपना पी क्रॉस ई करते हो आप अपना राइट हैंड होल्ड करके पी से ई की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए। राइट हैंड को होल्ड करिए, दिस इज फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ पी, और इसको मैं जब ई की डायरेक्शन में कर्ल करता हूं, ई मेरा इस तरफ है तो मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा, और माय थंब इज पॉइंटिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन। सो आई विल से दैट कि ये जो टॉर्क होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड एंड डायरेक्टिंग इनवर्ड, और आपके डाइपोल को ये इस तरीके से रोटेट कर देगा, टिल्ट कर देगा इस तरीके से। ये वाली साइड आपकी बी वाली साइड जो है और आपकी ए वाली साइड जो है ये इस तरीके से इनटू द प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड, बी अंदर की तरफ चला जाएगा, ए आपका बाहर की तरफ आ जाएगा। सो इन दिस मैनर आप अपना टॉर्क का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। सो रूल विच वी आर पुटिंग टू यूज इज योर बेटा राइट हैंड स्क्रू रूल बेटा। तो ये आपने राइट हैंडेड स्क्रू रूल यूज करके इसको एज सच बेटे डायरेक्शन को वर्कआउट कर लेना है। इसके बाद बेटे हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड रहेगा जब आप अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे। हाउ मच हम इस पे वर्क करेंगे और उस वर्क की वजह से इसमें कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा एंड ऑल दैट बेटा। सो लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा कि किस तरीके से हम टोटल एनर्जी स्टोर्ड की बात कर सकते हैं। energy stored in the electric dipole placed in the uniform electric field. Once again बेटे इमेजिन कर लीजिए इस ओरिएंटेशन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा है, आपने इसको एडिशनली
बाई ए स्मॉल एंगल डी थीटा, ये आपका ऑलरेडी ऐसे था, इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा था, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एट ए स्मॉल एंगल बेटा डी थीटा और रोटेट कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा और वर्क डन जो है दैट विल बी टाउ इनटू डी थीटा बेटे। जितना भी आपने टॉर्क एक्ट किया है आपके डाइपोल के ऊपर, उसको आप इस डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो डी डब्ल्यू जो होगा, टॉर्क आपके पास आ गया पी ई साइन थीटा, आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। डी थीटा इज द एंगल थ्रू विच यू आर गिविंग इट एडिशनल रोटेशन। सो आप जब इसको बेटे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा बेटे। और आप लिमिट्स को θ1 से θ2 तक इमेजिन करके इसकी वैल्यू कोई भी जो भी आपको दी गई है यूज कर सकते हो। ये वर्क डन आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। P और E इट कैन बी टेकन कॉमन आउट ऑफ द इंटीग्रल रादर, क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं आपके। θ1 θ2 आपके लिमिट्स हैं, जितना एंगल आपका ऑलरेडी था उसको θ1 बोला, जिस एंगल पर आपने एडजस्ट कर दिया इन द एंड इसको θ2 कह दिया। दिस इज साइन ऑफ एंगल थीटा इनटू डी थीटा। तो अब हम बेटे जब ये सारे का सारा इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू है इट विल बी इक्वल टू पी ई इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और ये आपको θ1 से θ2 जो है यहाँ पे आपका विद लिमिट्स ये वैल्यू आ जाएगा। अब आप इन वैल्यूज को भी बेटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इट विल बी माइनस पीई, नेगेटिव साइन को बेटे मैंने बाहर एडजस्ट किया, कॉस ऑफ एंगल θ2 माइनस कॉस ऑफ एंगल θ1 बेटे। ये बेटे आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। और अदरवाइज अगर आप बेटे लिमिट्स नहीं यूज करते हैं यहाँ पे, मैं वो भी रिजल्ट आपको इंटीमेट कर देता हूं सेपरेटली। अगर आप यहाँ पे लिमिट्स यूज नहीं करोगे इट विल बी माइनस पीई कॉस ऑफ एंगल थीटा, तो ये आपके पास बेटे जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बन जाएगी उस केस में जब आपने इसको 0 से थीटा एंगल जो है आपका वहां तक आपने इसको एडजस्ट कर दिया है। या आप ये कह लीजिए कि आपने लिमिट्स लिए ही नहीं है, आपने सिंपली टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात की है। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू असाइन द लिमिट्स, बिकॉज ऑलरेडी जब भी आप अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करोगे इट मस्ट बी प्लेस्ड एट सम पर्टिकुलर एंगल, और उसके बाद आप उसको टिल्ट करके रोटेट करके किसी और एंगल पे एडजस्ट करोगे। इसके यहाँ पे बेटे स्पेशल सिचुएशंस हो जाया करते हैं। अगर आप इमेजिन कर लें कि आपका θ1 जो है दिस इज 90 डिग्री, मतलब इसका क्या हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के आपने परपेंडिकुलरली प्लेस कर रखा है। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है बिल्कुल राइट एंगल पे। ये वाला डायग्राम नहीं कह रहा मैं, अब इसमें कह रहा हूं। और θ1 अगर 90 है देन बेटे cos 90 विल गिव यू 0, और आपका पोटेंशियल एनर्जी Pe cos θ2 के बराबर आ जाएगा। दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द केस ऑफ योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बेटे यहाँ पे स्पेशल सिचुएशन ये है कि अगर आप अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पैरेलल टू द फील्ड एडजस्ट करते हो तो कितनी एनर्जी होगी, और आपका इक्विलिब्रियम कैसा होगा। अगर आप एंटी पैरेलल इसको ओरिएंट करते हो तो कितनी एनर्जी होगी, और तो उसका जो है आपका इक्विलिब्रियम कैसा होगा। लेट अस फोकस अपॉन दैट बेटा। θ2 अगर आप बेटे 0 डिग्री रखते हो, cos 0 आपको बेटे 1 दे देगा। θ2 0 का मतलब है आपके डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई के बराबर आ गई। ये बेटे देख लीजिए एक बार फिर से, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देता है कि आपके डाइपोल की एनर्जी मिनिमम है। मिनिमम एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आपका जो डाइपोल है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है।
जितनी एनर्जी मिनिमम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब एक्चुअल में भी देखें कि यहाँ पे हमारा फिजिकली किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आपका डाइपोल था, थीटा आपने 0 रखा। लेट मी रीड्रॉ दिस डायग्राम, इट विल बी देन मोर क्लियर। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आपने ये अप्लाई कर रखा है, ये वाला, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव अप्लाइड। और आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू को E कहा हुआ है। और आपका थीटा टू 0 होने का मतलब है कि आपका जैसे ओरिजिनली इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने राइट एंगल पे बोला था, नाउ आपका डाइपोल इसके पैरेलली है, दिस वे बेटा। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया। सो इसमें आपका एनर्जी बेटा मिनिमम है और आपका डाइपोल जो है दैट विल पोजेस स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा स्टेबल क्यों होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे और ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्टेड रहेंगे, दैट इज व्हाई इट विल बी हैविंग स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरी बात, क्योंकि एनर्जी मिनिमम है इसकी, सो दैट विल बी द क्लियर कट टेस्ट कि ये आपका जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेगा। एक और बात बेटे करेंगे, अगर आपका एंगल थीटा 2 जो है दिस इज इक्वल टू यूर सपोज बेटा 180 डिग्री। 180 का मतलब है आपने डाइपोल की ओरिएंटेशन इस तरफ कर दी, बदल दिया इसको बेटा। जब आप ओरिएंटेशन इस तरफ कर दोगे ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में भी रिपल्शन होगा। और आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो इट विल बी माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 -1 होगा और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई के बराबर आ जाएगा। ये प्लस साइन इंडिकेट कर देता है कि आपके डाइपोल की एनर्जी अब मैक्सिमम हो गई है बेटा। और अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो आपका जो है डाइपोल इट विल पोजेस बेटे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इन दिस मैनर बेटे आपका जो ये वाला केस है आप इसको भी डील कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो बेटा। सो दिस वाज बेटे समथिंग रिगार्डिंग यूर इक्विलिब्रियम which may be your stable, which may be your unstable बेटे as such. So with this बेटे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट जो है ये खत्म हो जाता है। इसके मेन आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हैं, डेरिवेशंस मेनली हमने कर लिए हैं। तो डियर चिल्ड्रन, मैं डायरेक्टली अब बेटा विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग अदर, हमारा जो बेटे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं, मैं गॉस थ्योरम की सिंपली एप्लीकेशंस के ऊपर पहले फोकस करूंगा, देन वी विल बी कमिंग टू द पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड ऑल दैट बेटा। एप्लीकेशंस की बात करेंगे बेटा। एप्लीकेशंस गॉस थ्योरम की क्या है। गॉस थ्योरम बेटे आपका जो है ये मैं रिजल्ट सिंपली लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका बेटा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दिस इज 1/ε0 टाइम्स क्यू, इसके बराबर हम बेटा लेकर चलेंगे, इसके बराबर कंसिडर करके चलेंगे। और यही आपकी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट एज सच हमारा एग्जिस्ट करता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर निकालना चाहो किसी भी रीजन में, दैट इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दैट एरिया which is enclosing that particular charge। और ये आपका टोटल चार्ज एनक्लोज्ड को एप्सिलॉन नॉट से रेशियो लेने की आपका इस रेशियो के बराबर आ जाया करता है। तो बेटे सबसे पहले ये बात करें कि हम इसको अप्लाई ही क्यों करते हैं, गॉस थ्योरम की जरूरत क्या पड़ती है हमें। हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंटली भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बेटे पॉइंट ये है यहाँ पे, इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जब आप कैलकुलेट करते हो, आपको बेटे पॉइंट चार्जेस एंड चार्जेस एट रेस्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन बेटे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से निकालोगे, वहां पे हमें अदरवाइज कैलकुलेट करना बिना इस मेथड के वो इनकन्वीनियंट है, उसमें बड़े इंटीग्रल्स हमें सॉल्व करने पड़ जाते हैं, कर सकते हैं हमें, दैट बिकम्स
टाइम कंज्यूमिंग एंड लिटिल बिट बेटा टीडियस प्रोसेस। सो इसी पर्टिकुलर लॉन्ग एंड लेंथी कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए हम गॉस थ्योरम को डायरेक्टली बेटे अप्लाई कर दिया करते हैं। तो मैं बेटा सबसे पहले जो हमारा सिंपलेस्ट केस हम डिस्कस किया करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी अगर बात कर लें बेटा, इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो लेंथ है ये आपने स्मॉल एल के बराबर बोल रखी है और आपका इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जो नेट चार्ज है इट इज इक्वल टू बेटा क्यू। और आप इस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो, वहां से आप अपना लैम्डा वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। आपका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, और आप यहां से चार्ज भी निकाल सकते हो, इट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल करके। अदरवाइज अगर आपको छोटा सा पार्ट एलिमेंटल आपको एडजस्टमेंट्स की टर्म्स में दिया गया हो तो उसके ऊपर चार्ज आपका डी क्यू रहेगा, लेंथ उसका डी एल रहेगा और लेमडा आपका डी क्यू अपॉन डी एल रहेगा एंड डी क्यू विल बी लेमडा इंटू डी एल। आप इस तरीके से उस केस में कैलकुलेशंस करोगे। लेकिन प्रेजेंटली बेटा जब मैं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो मुझे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग एक गॉसियन सरफेस बेटा पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड इमेजिन कर लीजिए ये हमने बेटा गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है और गॉसियन सरफेस आपका इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो जाएगा ताकि आपके ये एलिमेंट को प्रॉपरली कवर कर सके। इस गॉसियन सरफेस के बेटा तीन सरफेसेस, सब सरफेसेस हम इमेजिन कर सकते हैं। एक तो इसका लेटरल सरफेस है और दूसरे ये जो दो एंड वाले सरफेसेस है। इस लेटरल सरफेस का हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, इसको बेटे बोल दिया हमने ds1। ये लेटरल सरफेस एरिया के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, इसको बोल दिया ds2। और यहां पे हमने एक और एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, इसको हमने किया ds3 बेटा। लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट विल बी आउट डायरेक्टेड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा। और ये ds2 सरफेस एरिया जो है दिस इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बेटे। अब हम बेटे डायरेक्टली इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, गॉसेस लॉ अप्लाई कर देते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट कि हमें क्या चीज यहाँ पे मिल रही है। हमारा जो फ्लक्स है दिस इज इक्वल टू बेटे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दिस इज 1/ε0 टाइम्स क्यू, इसके बराबर है बेटा। आपने क्या किया, इस डी एस को तीन सब सरफेसेस में बेटा इमेजिन किया, स्प्लिट किया। इट विल बी ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू। ये आपके बराबर क्यू अपॉन ε0 के बराबर आ जाएगा। यहां पे ds1 और e ये राइट एंगल पे डायरेक्टेड है, ds2 और e ये भी राइट एंगल पे डायरेक्टेड है, ds3 और e, ds2 और e ये पैरेलल है बेटा। सो आई कैन एलिमिनेट दिस डॉट नाउ, आई विल से दैट e वेक्टर एंड ds1 दिस इज cos ऑफ 90 प्लस सेकंड वाला देख लीजिए e ds2, दीज आर पैरेलल, ds2 cos 0 प्लस इसको देख लीजिए e ds3 cos 90, दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स बेटे q। ये आपने ऑलरेडी कहा हुआ है। तो ये टर्म बेटे cos 90 की वजह से आपकी खत्म हो जाएगी, ये टर्म cos 90 की वजह से खत्म हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद दीज टू टर्म्स ओनली बेटा।
तो ये दोनों टर्म्स हम बेटे जब इनको वैनिश करने के बाद अपने रिजल्ट को बेटा सम अप करेंगे, वी विल से दैट EDS2 दिस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू बेटा। DS2 आपके इस सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। तो मैं इसको बेटे इंटीग्रेट कर देता हूं DS2 को। इट विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, इट विल बी E is 2 पाई RL। लेटरल सरफेस एरिया आपका इतना हुआ करता है। अभी हमारा Q जो है लैम्डा की टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं बेटा। सो वी विल से दैट लैम्डा आपका Q अपॉन L था, Q विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू L। आप इस Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए बेटे। सो वी विल बी फर्दर मोर हैविंग दैट बेटा आपका ये वाला बेटे जो रिलेशनशिप है ये वाला E इंटू 2 पाई RL दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q की जगह पे आपने कैलकुलेट कर रखा है। तो बेटे आपका L तो आपका कट गया यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R करके आपको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ बेटा आप एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डियर चिल्ड्रन वर्कआउट कर सकते हैं। बेटे मेरे पास फ्यू मिनट्स पड़े हैं अभी भी, तो मैं बेटे हॉलो स्फीयर जो चार्ज होता है उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल देता हूं, फिर हमारा बड़ा थोड़ा काम रह जाएगा बेटा। मे आई होप सारे स्टूडेंट्स को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। बेटे डियर चिल्ड्रन किसी भी बच्चे को कोई स्टिल इसमें दिक्कत है तो बता दीजिए। ओके बेटे गुड। देन let us बेटे concentrate upon electric field intensity due to a spherical shell which is uniformly charged beta। hollow spherical shell। इस hollow spherical shell के केस में बेटा हम क्या करेंगे, हम ये एक स्फीयर इमेजिन कर लेते हैं हॉलो स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस बेटा कैपिटल R के बराबर है, और आपने इसको Q चार्ज जो है ये इमेजिन कर लीजिए दे रखा है, और आपका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर के बराबर होगा। Q विल बी 4 पाई R स्क्वायर इनटू सिग्मा। इन दिस वे आप Q निकाल सकते हो। आप इसके लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे भी ले सकते हो, इसकी सरफेस पे भी ले सकते हो, इसके अंदर भी बेटा ले सकते हो। आपने जब सरफेस के बाहर ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया तो आपने ये गॉसियन सरफेस बेटे ड्रॉ कर लिया। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। आपने इसके ऊपर एक एलिमेंट्री एरिया DS इमेजिन कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आपका इस चार्ज की वजह से आउट डायरेक्टेड रहेगा बेटा। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए जो आपका P आउटसाइड है, इसके लिए जब आप करोगे आप E वेक्टर डॉट DS वेक्टर दिस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q के बराबर आ जाएगा। इट विल बी E बिकॉज ये दोनों बेटा पैरेलल हैं, आपका cos 0 आ जाएगा। E, let me write the step, DS cos 0 and this is Q by epsilon naught E 4 pi R square, this is Q by epsilon naught and E will be beta 1 rather Q by 4 pi epsilon naught into R square। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आपको मिल गया। अब बेटे बात आ जाती है कि अगर आपका ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर हॉलो कंडक्टर के ऊपर, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, देन व्हाट विल बी द केस बेटे। आप अपनी Q की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, स्मॉल r को कैपिटल R पुट कर दोगे बेटा। स्मॉल r को कैपिटल R पुट करने पे आपको क्या मिलेगा डियर चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दिस विल बी इक्वल टू, पहले तो मैं Q की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं 4 पाई R स्क्वायर इनटू सिग्मा डिवाइडेड बाई
दिस इज बेटे यूर ये डिनोमिनेटर में था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर को आपने बड़ा आर लिख दिया, ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एट द सरफेस, जब आप अपना पॉइंट यहां पे ले लेते हो कंडक्टर की सरफेस पे, ये आ जाएगा। और बेटे तीसरा केस है कि अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर इसकी कंसीडर करोगे, देन बेटा दिस विल एनक्लोज नो चार्ज, गॉसियन सरफेस कोई चार्ज ही नहीं एनक्लोज करेगी, और आपका ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर जो है इट विल बिकम जीरो बेटे, और जब ये जीरो हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बेटे जीरो हो जाएगा। और इसी चीज को हम बेटा विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ डिपिक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, that along y-axis you are taking electric field intensity and along the horizontal axis you are taking small r। यहां से स्टार्ट हो रहे हो आप सेंटर से, तो सेंटर से जब तक आप इस सरफेस तक नहीं पहुंच जाते इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है बेटा, और सरफेस पे पहुंचते ही इट इज अटेनिंग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू, और सरफेस के बाहर ये इनवर्सली बेटा स्केयर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सो दिस इज हाउ वी विल मैनेज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटे। सो बेटे कल हम इसको कंक्लूड करेंगे एंड वी विल प्रोसीड फर्दर। सो बेटे विद दिस ऑल आई एंड द मीटिंग ओवर हियर बेटा। सो ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम मी टू यू ऑल बेटा। सो थैंक यू ऑल बेटा।